वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। ये वीडियो पार्ट 2 है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का। मैंने पार्ट 1 में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनको ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर कैसे किया जाता है, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के जो बेसिक्स वाले पार्ट थे उनको डिस्कस किया था। और कैसे हमारा एक एनेंशियोमर आर होता है, ऐसे होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब आज के इस वीडियो का ये सेकेंड पार्ट है कंटिन्यूएशन में उस वीडियो का। तो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। वहाँ से आपको पहली वीडियो का क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद ये पार्ट 2 है, जस्ट उससे कनेक्ट है। मैंने वहाँ जहाँ एंड किया था वहीं से मैं नया वीडियो शुरू करने वाला हूँ यहाँ। तो अब इसमें हमें क्या हुआ था कि मुझे पता चल गया कि मेरा एक जो कार्बन है उसके अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो वो कायरल कार्बन कहलाता है। उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी इट विल हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि वो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी होने का मतलब है वो एनेंशियोमर बनाएगा, या तो वो आर का, या तो वो प्लेन पोलर साइड को आर राइट की तरफ रोटेट करेगा या वो लेफ़्ट की तरफ रोटेट करेगा। अब ये आर क्या होता है, एस क्या होता है, इनका नाम क्या है, ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगी कि मेरे कंपाउंड में, सपोज़ करिए ये मेरा कायरल कंपाउंड है, एक लैक्टिक एसिड मैंने बना के रखा हुआ है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये मेरा आर है कि एस है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो वो चीज़ मैं कैसे पता करूँगा, उसके लिए क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं या किस तरीके से पता करते हैं, वो सारी सी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी दैट। तो पहली चीज़ कि जो आगे का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको या तो आर बोलते हैं या एस बोलते हैं। आर का मतलब क्या होता है, रेक्टस, एस का मतलब सिनिस्टर। आर का, आर से आर याद रखिएगा, दैट मीन्स राइट और लेफ्ट। कोई अगर मेरा एनेंशियोमर अगर मेरी प्लेन पोलराइज्ड को पीपीएल को राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स वो आर वाला है। इसको हम लोग जनरली प्लस से डिनोट करते हैं, ये वाले को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा एस वाला जो होता है वो माइनस होता है, एस फॉर सिनिस्टर। तो आर और एस क्लियर हो गया। अब ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो हमें आर या एस बताती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं, इसका एक अपोजिट वर्जन होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो वहाँ पे हम लोग डीएल सिस्टम यूज़ करते हैं। रिलेटिव में डीएल सिस्टम यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में आरएस सिस्टम यूज़ करेंगे। कभी भी आपसे कभी वन वर्ड या एमसीक्यू ऐसा आ रहा है जहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात करी जा रही है, तो वहाँ पे आपको आर और एस असाइन करना है, डी और एल असाइन मत करिएगा। तो वो दैट इज़ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको मैं अलग से कवर अप करूँगा। तो आज हम लोग आर और एस, इसको लेफ़्ट या राइट क्या है वो मुझे बताना है। वो बताने के लिए यहाँ पर होते हैं CIP रूल्स या CIP का नोमेनक्लेचर। अब CIP क्या होता है, CIP क्या होता है, 3 हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर डिवाइस किया था सिस्टम। तो दैट वाज कान, इनगोल्ड और प्रीलॉग। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं, इनका CIP रूल या नोमेनक्लेचर, इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन 7 या 10 नंबर का बन जाता है कि CIP रूल्स या CIP कॉन्फ़िगरेशन बताइए, उसके रूल्स बताइए। तो इसके कुछ 7-8 रूल्स होते हैं, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे और वो हम लोग नोमेनक्लेचर ईजिली कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं CIP रूल में। मुझे RS कैसे पता लगाना है इस कंपाउंड का, तो वो हम पता लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है, रूल नंबर 1 होता है कि हमें 4 डिफरेंट ग्रुप से चारों को प्रायोरिटाइज़ करना है, मतलब कि प्रायोरिटी ऑर्डर बनाना है। प्रायोरिटाइज़ करने हैं 4 ग्रुप्स को, प्रायोरिटी बताने की कौन नंबर 1 मिलेगा, कौन नंबर 2 मिलेगा, कौन नंबर 3, कौन नंबर 4। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है, मॉलिकुलर ऑर्बिट, मॉलिकुलर फॉर्मूला या मॉलिकुलर वेट। तो जो कार्बन, सेंट्रल कार्बन से पहला एटम अटैच होगा, वो एटम अगर उसका हमें मॉलिकुलर वेट देखना है, उसका मॉलिकुलर वेट देखने के बाद उसकी प्रायोरिटी सेट करनी है हमें कि मॉलिक्यूल में क्या बन रही है। तो अब हम लोग देखते हैं पहला मॉलिक्यूल। अब पहला इससे याद करते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो मेरा OH में ये कार्बन O से अटैच्ड है, O का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन है, इसका 1 होता है। यहाँ भी कार्बन है, 12 होता है। अब यहाँ पर 1 और 16 तो डिफरेंस आ गया है, मतलब नंबर 1 पे तो 16 ही जाने वाला है हमारा। तो पहली प्रायोरिटी ऑर्डर इस ग्रुप को मिलने वाला है और लास्ट वाला चौथा प्रायोरिटी ऑर्डर इस ग्रुप को मिलने वाला है। अब कन्फ्यूजन हो गया दूसरा और तीसरा किसको मिलेगा। तो अब हम देखते हैं, जब पहला एटम हमारा सेम होता है, हम जंप करते हैं नेक्स्ट एटम में। नेक्स्ट एटम में इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास हाइड्रोजन है। तो ये वाला ग्रुप, ऑक्सीजन के पास फिर मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, तो ये नंबर 2 मिल जाएगा, ये नंबर 3 मिल जाएगा। तो अब हमने चारों ग्रुप को अपना असाइन कर दिया है प्रायोरिटी के ऑर्डर पर। अब प्रायोरिटी के ऑर्डर पे जब असाइन कर दिया है, देन हम लोग को उसको
घुमाना शुरू करना है, 1 2 3 4 करना है, ठीक है। अब घुमाया हमेशा ऐसे जाता है कि वो 1 से चलेंगे 4 की तरफ चलेंगे, और कभी कभी ऑप्शन आता है कि 1 2 और 3 और 4। तो जनरली जब हम लोग घुमाते हैं तो हम लोग 1 से 4 की तरफ जाएंगे, बट हम लोग इस तरीके से भी जा सकते हैं 1 से 4 की तरफ, 1 से 4 की तरफ इस तरफ, बट जनरली हम लोग 1 से 4 उस पाथवे में जाते हैं जहाँ पे हमारा 2 लैंड अप कर हो, बीच में 2 आता हो। अगर बीच में 3 आता हो तो उस वाले डायरेक्शन को, उस वाले रोटेशन को हम लोग काउंट नहीं करते। तो जनरली ऐसा काउंट करना है, ऐसा देखना है कि हम लोग 1 से 4 की तरफ जाएँ वाया 2, नॉट वाया 3। तो यहाँ पर हमने घुमाया है, अब ये घूम गया। अब घूम गया है तो अब ये देखिए, आप या तो ये क्या करेगा, जब रोटेशन हो रहा है तो एक ही रोटेशन होगा क्लॉकवाइज या होगा रोटेशन एंटी क्लॉक। तो अब ये वाला जो घूम रहा है, ये कौन सा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज जब भी घूमता है उसको कॉन्फ़िगरेशन को R बोलते हैं, जब भी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उस कॉन्फ़िगरेशन को S बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि हम लोग को जनरली कोशिश ये करनी कि जो हमारा 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमेशा डाउन फेसिंग हो, वो नीचे की तरफ होना चाहिए, उसको हमेशा नीचे की तरफ ही दिखाना है, ऊपर की तरफ नहीं दिखा सकते, ठीक है, पहली चीज़। तो यहाँ पर मैंने ये अरेंज किया, तो ये लैक्टिक एसिड मेरा 1 2 3 4 ऐसे है, तो यहाँ पर इस लैक्टिक एसिड की कॉन्फ़िगरेशन मेरी ऐसी हो जाएगी। तो दिस इज़ RS कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग करते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल से हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि हम लोग और क्या कहना चाह रहे हैं और डिफरेंट क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इसको 2 को 3 को इधर कर देते हैं, 2 को इधर कर देते हैं। अब यहाँ पे 1, ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर पे ऐसे बनाए हुए 1 2 3, मतलब कि 4 लीस्ट प्रायोरिटी वाला है, 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला। तो हम लोग को रोटेशन फिर करना है, मैं फिर 1 से 4 की तरफ जाऊँगा वाया 2। तो ये वाला क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको S दे देंगे। अब क्या हुआ, सपोज करिए कि 4 2 3 और 1, ठीक है। अब मैंने, मेरा कंपाउंड ऐसे कुछ ऐसे अरेंज हुए कि मेरा जो 4th प्रायोरिटी, जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप था वो इधर आ रहा है, सेंटर पे, लास्ट पोजीशन पे ना के बीच में आ रहा कहीं। तो अब उसमें क्या करना होता है हम लोग को, आप सेकंड रूल फॉलो करते हैं कि उसको मुझे रोटेट करा कर क्या करना है, मॉलिक्यूल को रोटेट करा के उसको हमें लास्ट की पोजीशन पे लेके आना ही आना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, मेरा पहला ग्रुप कहाँ होता है उससे हमें इतना मैटर नहीं करता, बट मेरा जो लास्ट ग्रुप होता है, जो 4 नंबर का ग्रुप है, दैट शुड ऑलवेज बी बिलो द प्लेन, वो 4th पोजीशन पे ही, बिल्कुल डाउनवर्ड पोजीशन पे होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन 2 ग्रुप को स्विच कर, मतलब मैं कार्बन को रोटेट कर रहा हूँ, तो मैं इन 2 ग्रुप को स्विच कर रहा हूँ। जब ये 2 ग्रुप स्विच होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके ये 2 ग्रुप भी स्विच होंगे, बिकॉज वी आर रोटेटिंग द कार्बन। हमने कार्बन को एक फोल्ड, या आप समझ लीजिए 90 डिग्री के अराउंड रोटेट किया है। जब 180 डिग्री रोटेट किया है, तो जब 180 डिग्री रोटेट किया है तो ये ग्रुप आपस में बदल गए, तो ये वाले ग्रुप भी आपस में बदल जाएंगे। तो हमें जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसमें 2 इधर आ चुका है, 4 इधर आ गया है, 1 इधर आ गया है, 3 इधर आ गया, करेक्ट। अब मेरा 4th पोजीशन वाला जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो नीचे आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो अलाइनमेंट है बिल्कुल सही है। अब हमें सिर्फ उसको रोटेट कराना है। रोटेट कराने के लिए हमें 1 से 4 की तरफ जाना होता है, तो ऐसे जाएंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग ऊपर से नहीं जा सकते 1 से 4 की तरफ, क्योंकि वहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये 1 से 4 की तरफ ऐसे जा रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है हमारा, ऐसे है। और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सपोज करिए मेरे पास ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन लगा है, ये CH3 लगा है, ये OH लगा है, ये I लगा है, करेक्ट। अब इनको सबसे पहले हम लोग इनका क्या करते हैं, इनका सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड। प्रायोरिटी मॉलिकुलर बेसिस पे करना है, मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर वेट इसका मिलता है, I का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का। अब आप देखेंगे कि जो मेरा 4th नंबर का प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमारा सबसे ऊपर पहुंच गया, बट मुझे उसको सबसे नीचे लेके आना है। तो उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे या हम इन दोनों एक साथ जा सकते हैं। तो पहले मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। हमें पता है जब हम लोग का नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन को 180 डिग्री रोटेट कराते हैं। जब 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, H इधर आ गया, CH3 इधर आ गया, I इधर आ गया और OH इधर आ गया। अभी भी H हमारा वहाँ पे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक और रोटेशन कराते हैं 180 डिग्री का। नाउ वी गेट H इधर, I इधर, OH इधर, CH3 इधर। अब 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है
और 4 इधर है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4। तो ये हमारा हो गया, कौन सा हो गया हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स ये हमारा एस हो गया, 1 2 3 4 हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम लोग ये नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब सपोज़ करिए कि, और दूसरा मैंने तरीका बताया था इसका कि सपोज़ करिए कि ये चीज़ ऐसे नहीं होती है कि मतलब मैं एक से 2 बार ना करने की बजाय एक बार करना चाहूँ, तो मैं इसको सीधे 360 डिग्री का रोटेट कर देता हूँ। मतलब कि ये ऐसे था, इसको ऊपर ले जाऊँ, OH को ऊपर कर दूँ, H को नीचे कर दूँ, I को इधर कर दूँ, CH3 को इधर कर दूँ। मतलब मैंने जस्ट रोटेट जो जिस पोजीशन पे था उसको जस्ट अपोजिट पोजीशन में डाल दिया, तो मेरी यही अरेंजमेंट आ रही है। तो 1 2 3 और 4, तो हम जाएंगे तो 1 2 3 4, तो ये हमारा मॉलिक्यूल ऐसे 1 2 3 4 हो गया है। तो दिस मीन्स ये हमारा एस का कॉन्फ़िगरेशन है। और देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल्स हम लोग इसके। सपोज़ करिए मेरे पास है Br I OH CH3, तो ऑब्वियस है तो 1 पोजीशन इसको मिलने वाली, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको। फिर से 4 मेरा सबसे ऊपर है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, जस्ट मैं रोटेट कर दे रहा हूँ, CH3 को इधर, Br को इधर, OH को इधर, I को इधर, 1 2 3 4। ये इस तरीके से जा रहा है, क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स ये क्या है हमारा R है। तो इस तरीके से हम लोग R और S की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके RS क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे जैसे RS क्लियर हो जाएंगे, जिस कार्बन की बात कर रहे हैं उसी कार्बन पे पहले फोकस करिएगा, उसके चारों ग्रुप को प्रायोरिटी करिएगा और उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे। इसके जितने एग्जाम्पल्स हम लोग कोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा और इस तरीके से हम लोग CIP को कर सकते हैं, मतलब CIP के रूल फॉलो कर सकते हैं। बट ये चीज़ जरूर देख लीजिएगा कि CIP करने से पहले कि वो जिस कार्बन पे कर रहे हैं वो कार्बन हमारा कायरल होना चाहिए, उसके चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जिस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं होंगे वो एक कायरल मॉलिक्यूल होगा, वहाँ पे R और या S कॉन्फ़िगरेशन हम उसका नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये वाले पार्ट में इतना तो सब क्लियर हो गया होगा। अब मेरा एक टॉपिक बच रहा है, मीज़ो कंपाउंड्स और डाइस्टीरियोमर्स और इनैंशियोमर्स, तीनों में डिफरेंस। इनैंशियोमर्स हमें अच्छे से पता चल गए हैं कि ऐसे मिरर इमेजेस जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं और एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो वो इनैंशियोमर्स कहलाता है। अब डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं और मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनको एक बार और समझ लेते हैं, तो ये पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सो लेट्स सी दैट थिंग। लेट्स सी कि ये डाइस्टीरियोमर्स वाला पार्ट अब समझ लेते हैं। अब मैंने क्या हुआ है, मैंने अब आपको दिख रहा होगा 4 आइसोमर्स बना के रखे हुए हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बना के रखे हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि अभी तक हमने इनैंशियोमर्स पढ़ा था, जब हमारा एक कायरल सेंटर था, कार्बन एक कार्बन था मॉलिक्यूल के अंदर जिसके अंदर चारों ग्रुप डिफरेंट थे। अब क्या हो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो, अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ और इस कार्बन की, तो एक तरफ H है, OH है, CHO है और एक तरफ डिफरेंट ग्रुप है, एक तरफ CH2OH है, H है, OH है, चारों, तो ये वाला भी सेंटर कायरल है और ये वाला भी सेंटर कायरल है। अब हमारे 2 कायरल सेंटर हो गए। जब 2 कायरल सेंटर बन जाते हैं तो उस टाइम पे हमारा कुछ कहानी बदल जाती है। कहानी कैसे बदल जाती है वो मैं समझाता हूँ आपको, चलिए देखते हैं। अब मैंने ये देखिए ये नंबर 1 इनैंशियोमर आइसोमर बना के रखा हुआ है, इसको मैंने इसका मिरर इमेज बना दिया है। जस्ट दोनों ग्रुप में हमने दोनों कायरल कार्बन पे हमने रिवर्सल कर दिया है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, जो क्या है मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की और क्या है नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसको अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे दोनों सुपर इम्पोज नहीं करने वाले, एक प्लस होगा एक आर। अब इसमें हमारे जो नोमेनक्लेचर होगा तो नोमेनक्लेचर में R और S 2 चीज़ें, क्योंकि एक कार्बन R का होगा एक S का होगा, जो भी होगा मतलब 2 कॉन्फ़िगरेशन इसमें आएंगी। तो ये दोनों पार्ट तो आपको क्लियर है कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल है और इनको हम लोग इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि मैं एक कार्बन पे तो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं। OH हमारा लेफ्ट में था, OH को लेफ्ट में रहने दिया। एक में हमने पोजीशन बदल दी, OH हमारा लेफ्ट में था, H उसको घुमा दिया। तो अगर हम पार्शियल रोटेशन कर रहे हैं कि एक कार्बन कायरल कार्बन को रोटेट किया और एक को हमने रोटेट नहीं किया, ऐसे कंडीशन में क्या होता है हमारा कि आधा रोटेशन हो पाता है, मतलब कि कायरलिटी। तो वो अब ये दोनों देखिए, ये दोनों अब ना तो मिरर इमेजेस एक दूसरे की और ऑब्वियसली बात है सुपर इम्पोजेबल तो होंगे ही नहीं। तो ऐसे पेयर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डायस्टीरियो आइसोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। So diastereomers are non-mirror images, non-superimposable isomers of each other.
तो ये एक कंपाउंड है, हमने क्या किया, पार्शियल रोटेशन किया, मतलब कि हमने एक कायरल कार्बन को रोटेट किया है, एक कायरल कार्बन को हमने उसकी पोजीशन को फिक्स रखा है। तो ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं बना रहे हैं, ऐसे कंपाउंड्स को डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। डायस्टीरियोमर्स होने के लिए पहली कंडीशन है कि आपके पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होने चाहिए कंपाउंड में। एक कायरल सेंटर पे एक डायस्टीरियोमर कभी नहीं मिलने वाला है। तो जब एक से ज़्यादा होंगे तो हम लोग किसी एक को फिक्स रख के दूसरे को रोटेट कर देंगे, ऐसे करके चांसेस होती हैं। तो इसका फॉर्मूला जनरली होता है कैलकुलेट करने का, आइसोमर्स कैलकुलेट करने का 2 की पावर n। तो अगर हमारे पास 2 कायरल सेंटर है तो मेरे को 4 आइसोमर्स मिल रहे हैं इसके। तो 4 में से एक पेयर डायस्टीरियोमर का मिला है, एक इनैंशियोमर का मिला है, और अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये दोनों भी हमारे क्या बन जाएंगे, इनैंशियोमर बन जाएंगे। तो 3 and 4 आर इनैंशियोमर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनैंशियोमर्स, सेकेंड एंड थर्ड आपका क्या है, आपका सेकेंड एंड थर्ड आपका डायस्टीरियोमर्स हैं। फर्स्ट और फोर्थ को देखोगे तो वो भी आपके डायस्टीरियोमर्स हैं, जिसमें हमने एक कार्बन को फिक्स रखा है, एक को रोटेट कर दिया है। वो दोनों एक दूसरे की नॉन मिरर इमेजेस होती हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इनैंशियोमर्स वर्सेस डायस्टीरियोमर्स में, दैट कि डायस्टीरियोमर्स आपके नॉन मिरर इमेजेस रहेंगे, इनैंशियोमर्स आपके मिरर इमेजेस रहेंगे। वो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इनकी एक्टिविटी बदल जाती है, प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, तो काफ़ी कुछ डिफरेंस हो जाता है, बट ऑप्टिकल एक्टिविटी रहती है क्योंकि कंपाउंड आपका कायरल है। तो ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डायस्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अब इससे भी एक अलग टॉपिक होता है हमारा, लास्ट टॉपिक जो होता है हमारा वो है मीज़ो कंपाउंड्स है, उसको समझ लेते हैं। उसके लिए भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका डायस्टीरियोमर क्या होता है। सो लेट्स सी दैट स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी कि हमारे जो मीज़ो कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल और कोट किया है मैंने फिर से एक ऐसा कंपाउंड लिया है जिसमें हमारे 2 कायरल सेंटर है, तो हमारे 4 आइसोमर 2 की पावर n से हमारे 4 आइसोमर मिल गए हैं। ठीक है, अब 4 आइसोमर मिल गए हैं तो हमने इसी तरीके देखेंगे तो 2 और 3 हमारे कायरल कार्बन है, तो इसको मैंने जस्ट मिरर इमेजेस बना के रोटेट कर दिया है अपना। तो आप देखोगे कि ये दोनों तो आपके इनैंशियोमर्स बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया मैंने, इसमें एक को फिक्स किया, एक को रोटेट किया, एक को, और फिर इन दोनों का मिरर इमेज बना दिया। 3 और 4 आपस में मिरर इमेजेस हैं, 1 और 2 आपस में मिरर इमेजेस हैं, 2 और 3 आपस में मिरर इमेजेस नहीं हैं। ठीक है, अब आप 3 और 4 में एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैं कोई सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करूं तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन गया है, ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर में मैं अगर इसके लिए ड्रॉ करूंगा क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज है तो ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन गया। अगर किसी भी तरीके से कंपाउंड में हमारे कायरल सेंटर होने के बावजूद भी, कायरलिटी होने के बाद भी मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिकल बन जा रहा है फ्रॉम एसिमेट्रिकल, तो वहाँ पर हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मीज़ो कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, सो मीज़ो कंपाउंड्स आपके ऐसे कंपाउंड्स होंगे, देखिए आपके 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, कायरल मॉलिक्यूल्स या ए कायरल मॉलिक्यूल्स। तो ए कायरल तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, बट मीज़ो कंपाउंड्स आपके ऐसे कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पर आपकी इंटरनल सिमेट्री की पॉइंट ऑफ या लाइन ऑफ सिमेट्री या कोई सिमेट्री की वजह से वो क्या हो जाते हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरलिटी है, देखिए यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, यहाँ पर भी कायरल सेंटर है, कायरलिटी है, ए कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। ए कायरल अलग चीज़ है, मीज़ो कंपाउंड्स अलग चीज़ है, और कायरल मॉलिक्यूल्स अलग चीज़ है, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला पार्ट अलग होता है। तो ए कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मीज़ो कंपाउंड्स आपके स्पेशल कायरल मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में आ जाने की वजह से वो क्या हो जाते हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई सिमेट्रिकल पॉइंट आता है या लाइन ऑफ सिमेट्री आती है कंपाउंड में, दैट मेक्स इट एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो होते हैं मीज़ो कंपाउंड्स आपके कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे हैव कायरल सेंटर्स बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो हमारे 3 टाइप के हमने पढ़े आइसोमर्स, इनैंशियोमर्स जो कि मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे की, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जो मीज़ो कंपाउंड्स होते हैं वो कायरल मॉलिक्यूल्स तो होते हैं बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, मिरर इमेजेस भी हो सकते हैं और आपके, और नॉन सुपर इम्पोजेबल बन जाएंगे, बट आपके ये क्या होते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया इनके बीच में, एक सिमेट्रिकल एलिमेंट आ जाता है सिमेट्री का, तो देयरफॉर हैविंग एन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री डिस्पाइट बीइंग हैविंग अ कायरल मॉलिक्यूल दे आर ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कायरल होते हैं। ठीक है, सो दीज आर मीज़ो कंपाउंड्स। तो आई होप आपको तीनों में इजी डिफरेंस पता चल चुका होगा।
और अभी तक जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं RS रूल कॉन्फ़िगरेशन का, तीनों टाइप के, ये इसके पहले वाले पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने पूरा ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझाया था। तो ये दोनों वीडियोज़ अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको पूरी तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है आपका वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका लिंक जो भी कुछ पॉइंट्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल सके आपको पॉइंट्स क्या लिखने हैं। और इनको पॉइंट वाइज अगर हर चीज़ समझाएंगे आप, तो आई थिंक यू आर थ्रू विद स्टीरियोकेमिस्ट्री का पोर्शन, जो बेसिक समझने वाला पोर्शन है। उसके बाद आप जब ये वाला कर लेंगे तो आपको इलैबोरेटिव वे में काफ़ी कुछ मिल सकता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ से आप वो सब कर सकते हैं। बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आई थिंक दीज टू पार्ट्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर वीडियोज़ लाइक दिस, जो बेसिक नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में डील कर रहे हैं। और कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। RS कॉन्फ़िगरेशन को मैं फिर से बोलूँगा, आप 2-3 बार उसको ट्राई करिएगा। उसमें जो शिफ्टिंग हो रही है, हम रोटेट कर रहे हैं 4th पोजीशन को, 2-3 पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं उसके लिए भी आपको, कि प्रायोरिटाइज़ करना है ग्रुप्स को, और 4 नंबर के ग्रुप को कोशिश करना है कि वो लास्ट नंबर पे लीस्ट पोजीशन मिले, ताकि, और फिर उसके बाद ही रोटेशन करना है, और रोटेट करिए और R या S असाइन करिए। सो दैट विल बी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको काफ़ी इजीली क्लियर हो गया होगा। एंड अभी मैं स्टॉप करूँगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।